श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसरो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह प्रस्तुति हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसका लघु भाग लघु रूप पंचांग के रूप में हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं, जो आपके सुझाव के अनुरूप। इसमें डेटा जो भी प्रयोग हम करते हैं और दृक पंचांग से लेते हैं। ध्वनि, छवि तथा जन्म तिथि का विवरण ये गूगल से दिया जाता है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सौजन्य से हम आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। प्रस्तुति दैनिक पंचांग जिस तरह से 5 भागों में हुआ करता है, उसी तरह आपका यह दैनिक पंचांग 5 भागों में है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को निकालकर हम अलग से लघु पंचांग भी प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित है। जन्मपत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आज का दिन हर नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए कैसा होगा। पद्धति को ताराबलन कहते हैं। यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो 9 तारा चक्र पद्धति सभी ग्रहों के बारे में जिक्र करता है। ताराबलन केवल आज के बारे में। फिर 9 तारा चक्र पद्धति पूरे भविष्य की चर्चा कर, विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में है, जन्म राशि जो हुई और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार आज कैसा दिन है एवं किस संकेत में, ये आपके लिए राशि के अनुसार प्रतिफल, इसे चंद्र बलन कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से संबंधित है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य और पहली बार किए जाने वाले कार्य, पूजा पाठ आदि सभी के लिए उचित और उपयोगी मुहूर्त इंगित करता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर अलग पोस्ट करती है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में करेंगे और अंतिम प्रस्तुति 5वां अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक हमें उपहार के रूप में मिलते हैं और वो होता है जन्म। जन्म तिथि से ही हम में जो प्रयुक्त अंक होते हैं, वही हमारे वर्तमान को बताते हैं, हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं, हमारे भविष्य को बताते हैं। और हम अपने ये स्टैटिक अंक होते हैं, स्थिर अंक होते हैं और हम अपने कर्मों से कुछ ऐसे ले आते हैं जो कि हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। तो अंक ज्योतिष, अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के साथ हम रहते हैं जीवन पर्यंत। अंक हमारे साथ होते हैं, हम अंकों के पीछे भागते हैं, अंक भी हमारे साथ पीछे भागते हैं और यही पे जीवन की नैया चलती। तो अंकों का तालमेल अगर अच्छा हो, जीवन का नैया अच्छी चलती है, जीवन का बस बस में रहता है, नहीं तो फिर परेशानी बढ़। तो अंतिम भाग अंक ज्योतिष पर बेसिक चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। यह 2 भागों में है। पहला भाग इसका अंक ज्योतिष के संक्षिप्त परिचय और दूसरा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन करने की संभावना है विभिन्न तिथियों में जन्मे जातकों। हर प्रस्तुति का हर भाग 5 भाग, जिस तरह हमारे
हाथ की 5 उंगलियां महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह पंचांग, दैनिक पंचांग का 5वां भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और आपके लिए उपयोगी है। तो कहीं जाइएगा नहीं, साथ हमारे साथ रहिए कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, ताकि आप ज्ञान अर्जन भी करें और आपके लिए उपयोगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं संक्षिप्त परिचय पंचांग की, कि पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में क्या है। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद आपको अब ले चलते हैं पंचांग के मुख्य भाग पर, पहला भाग पर। जी हाँ, हर भाग महत्वपूर्ण है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, हमारी अस्वस्थता है, इसलिए थोड़ा सा हम त्वरित गति से चलने का प्रयास करेंगे। आवाज में थोड़ी सी कुछ हो सकती है, इसलिए कृपया क्षमा करेंगे। और हम चलते हैं आपको पहले भाग में लेकर, हमारे साथ बने रहेंगे, आपसे आप रहेंगे। पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 4 अक्टूबर 2025, माह आश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 से विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:43 पर, सूर्यास्त 5:33। सनराइज एट 5:43 AM, सनसेट एट 5:33। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा, और यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5वां वार शनिवार, तिथि संध्या 5:09 तक द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद त्रयोदशी, जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:09 तक धनिष्ठा, उसके बाद शतभिषा। योग रात्रि 7:27 तक शूल, उसके बाद गंड। और करण प्रातः 5:56 तक बौ, तत्पश्चात संध्या के 5:09 तक बालव, और फिर कल भोर में 4:11 तक बालव, और तत्पश्चात तैरते। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण, हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शुक्ल पक्ष द्वादशी, कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ शुक्र। तत्पश्चात त्रयोदशी, भोलेनाथ वृषारूढ़ है, नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी। तो आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर उनका वास है, तत्पश्चात वे नंदी पर सवार हैं। इसलिए आज का दिन उपयोग करें अपने शुभ मुहूर्त में शुभ कार्यों को करने के। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त से 11:14 से 12:02 तक, अमृत काल देर रात्रि 1:09 से 2:41 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है। द्वीप पुष्कर योग प्रातः 5:43 से प्रातः के ही 9:09 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:36 से 2:24 अपराह्न तक। गोधूलि बेला संध्या 5:33 से 5:57 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:14 से शून्य मध्य रात्रि 0:20 0:02 तक। इसमें टाइपिंग एरर है। 11:14 से मध्य रात्रि 0:02।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निष्ठा बहुत श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल प्रातः 8:40 में से 10:09 दिन तक, गुली काल प्रातः 5:43 से प्रातः 7:12 तक, यमगंड अपराह्न 1:07 से अपराह्न 2:35 तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 4 बजे से 5:32 संध्या 5:32 तक, और पंचक आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। जब भी कोई मुहूर्त आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होता है तो उसे अहोरात्र कहते हैं। और आज का पंचक अति अशुभ है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो बुध देव अभी भी अस्त चल रहे हैं। चंद्र देव राशि परिवर्तन कर कुंभ में आ चुके हैं, और बुध देव तुला में आए, दोनों बाल्यावस्था में है। शनि देव वक्री रहते हुए अपने अंश को खो रहे हैं, इसलिए ये बाल्यावस्था। शेष ग्रह मजबूत स्थिति। राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सब राशि में 5 ग्रह है। सूर्य, बुध और शुक्र, इनकी राशियों में 2-2 ग्रह हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, इनकी राशि में 2-2 ग्रह है। चंद्रमा और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रह बृहस्पति बचे, जिनकी राशि में 1 ग्रह। इस तरह से किसी भी राशि का राशि परिवर्तन आज नहीं है किसी भी ग्रह का। और नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह। बुधदेव अपने नक्षत्र में चल रहे थे, वे भी नक्षत्र बदल चुके हैं, और शनि देव अपने नक्षत्र में चल रहे थे, वे बृहस्पति के नक्षत्र। केतु, सूर्य और बुध 3 ग्रह हैं जो स्वतंत्र ग्रह हैं। शुक्र देव, मंगल देव, बृहस्पति देव। शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह। केतु, सूर्य, बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, ये स्वतंत्र ग्रह हुए, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। तो अब इसके बाद आपको ले चलते हैं दूसरे भाग में। दूसरा भाग थोड़ा लंबा है, लेकिन हम संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगे चूंकि रुग्णता है। दूसरे भाग में आपका स्वागत है। यह चंद्रमा के गोचर से संबंधित है, और यह बताता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल हो। इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम है, वह चंद्रमा के गोचर किस नक्षत्र में हो रहे हैं वह दर्शाता है, और ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है वह बताता है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में किस नक्षत्र। इसलिए जातक अपना नक्षत्र यहां से चुने और रोज में बढ़े, और जहां गोचर से संबंधित जहां पर है उनसे जहां भी आज मिलान होता है, वही आज उनका आपका दिन की शुभता बताता है। दिन की शुभता 9 प्रकार की हो सकती है: जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, नैधन्य, मित्र और अतिमित्र। इसमें जन्म, विपत, प्रत्यरि और नैधन्य अशुभ होते हैं। संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अतिमित्र शुभ होते हैं। जब भी अशुभता की स्थिति हो तो बिना कोई उपाय किए उपाय पर नहीं जाए, क्योंकि उपाय जो भी है कार्यकारी होगा या नहीं होगा यह नहीं बताया जा सकता, किंतु अशुभता हो सकती। इसलिए कोई भी जोखिम न लें। जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथन्य में जब भी आकाश का तारा जाए तो कृपया दैनिक कार्य में सावधान रहें, कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। यही हमारा सलाह है। संपत, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र में यदि आपका तारा है तो आप प्रयास करें सभी कार्यों का जो निष्पादन है, जो आप सोच रहे हैं उसको इस शुभ मुहूर्त में, शुभ तारा में कर डालें।
दैनिक कार्य या दिवाती करें, दिन आपके शुभ, तारा संकेत ही देते हैं। तो तारा बलम मूलतः, इसके पहले कि आज का तारा के बारे में हम जिक्र करें, तारा बलम मुख्य मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों के बारे में जानते हैं, अग्रिम जान सकते हैं कि ग्रह कौन से ग्रह हमारे लिए सुफलदायी होंगे, कौन से नहीं। और जब यह हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह सुफलदायी होंगे, कौन से नहीं, तो किस दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में ग्रह कौन से सुफलदायी होंगे, तथा हमसे जीवन में मिलने वाले व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति हमारे लिए लाभदायी हो सकते हैं, कौन कौन नुकसान दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, ये सभी हम नौ तारा चक्र पद्धति में जानते हैं। ये काफी उपयोगी है। और नौ तारा चक्र पद्धति का जो मूल सिद्धांत है वह यह है कि ग्रहों का मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह का फल देते, ग्रह का अपना फल नहीं दे पाते। तब अब प्रश्न उठता है कि वो 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह हैं, फिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, यह कैसे निर्धारित है? तो यह 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। 9 नक्षत्रों की श्रेणी, पहला से 9 तक एक श्रेणी, 10वां से 18वां दूसरा श्रेणी, 19वां से 27वां तक तीसरा श्रेणी। और इन नक्षत्रों को, ग्रहों को, 9 ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा ग्रह, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और नक्षत्र की सूची में से पहला नक्षत्र, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुए उनका स्वामित्व केतु देव को, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को गया, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को, चौथा 13वां 22वां नक्षत्र चंद्रदेव के साथ हुए। इस तरह से हर नक्षत्रों का जो क्रम संख्या है उसके अनुसार होते होते 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और यह सूची इस प्रकार, अब आज अब देखें कि ये सूची आपके समक्ष उपस्थित हुई और यह सूची आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, इसे सहेज कर रखें। अब प्रश्न उठता है गणना कैसे करें, फलित कैसे करें। फलित करने के लिए ध्यान देंगे कि जब भी हम फलित करना चाहें, सबसे पहला देखें कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उस उनके स्वामी कौन है, वही आपके पहला ग्रह हो और वहां से गणना आरंभ हो। पहला ग्रह मिश्रित फल देंगे, जो कि कहता है शुभ फल भी होंगे, मिश्रित भी हो, नुकसानदायक भी होंगे, परेशानी वाला भी होगा, चुनौती वाला भी होगा, लेकिन चुनौती उसको लेकर चलो। पहला ग्रह इसलिए उसके पीछे कारण यह है कि माँ के गर्भ में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है और वहां से वह जब धरती पर आता है तो परेशानियों का सबब उसके पास आने लगता है, इसलिए उसको पीड़ादायक है। तो पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो बनेंगे वहां से वे सुफलदायी होंगे। पुनः बता दें, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी को पकड़ें, चयन करें और स्वामी को देखें और वो वे आपका पहला ग्रह बनते हैं। ये मिश्रित फल देते हैं, पीड़ादायक हो, इनको पीड़ादायक इनको इस श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला ग्रह पीड़ादायक हुए, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभ फलदायक हो। और इनकी शुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती जाती है, दूसरा में कम, चौथा में ज्यादा, छठा में उससे ज्यादा, आठवां उससे ज्यादा, नौवां में उससे ज्यादा। अब वहां से ये तो शुभता की हुई, वही पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, पीड़ादायक होते हैं। तीसरा पांचवा सातवां ये परेशानी वाले हो, चुनौती वाले हो, पीड़ादायक हो। तो इस प्रकार
हम ग्रहों की सूची, हम उन ग्रहों की सूची तैयार हो जाती है हमारे पास, अग्रिम सूची, कि कौन कौन से ग्रह हमारे लिए सुखदायी होंगे, कौन कौन से ग्रह हमारे लिए असुखदायी। और जब यह हो जाएंगे तो दशा महादशा का फल कैसा होगा यह हम जान सकते हैं अग्रिम रूप से। और उस तरह से योजनाबद्ध तरीके से शुभ ग्रहों के महादशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, और अशुभ ग्रहों की महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसी तरह से जन्म कुंडली में ग्रह जहां बैठे हैं वे सुफलदायी होंगे या असुफलदायी, यह भी हम जान सकते हैं। क्षमा करें, कुछ अस्वस्थता। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे ग्रह पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनते हैं उनके नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए परेशानी का सबब बन के आ सकते हैं। उनसे जब भी हम, यदि हम कोई भी कार्य कर, इसी कार्य के लिए जब भी उनसे मिले या वही पार्टनरशिप बनाए तो हमारे लिए नुकसानदायक। वही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए सुखता ला सकते हैं, हमारे लिए मान सम्मान में वृद्धि, सुख उल्लास के लिए उपलब्धियों से बढ़ा सकते हैं, कल्याणकारी मेरे लिए हो सकते हैं, धन देने वाले तो हम पहले से ही ऐसे व्यक्तियों के का चयन कर सकते हैं, उनके नक्षत्र को जानकर, उनके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, यानी उनके नक्षत्र स्वामी को पहचान कर हम समझ सकते हैं, और उस तरह से हम अपने कार्य योजना को कर सकते हैं। और पहले से ही हम अपने आप को मानसिक रूप से ऐसे व्यक्तियों से सावधान रख सकते हैं जो हमारे लिए पीड़ाता है। इस प्रकार नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो भी रखा है, जिसमें कैसे नवतारा चक्र पद्धति पर चयन करें यह भी है। और किंतु आप कुछ करें या ना करें, आपके पास जो सूची सामने है वह भी आपके लिए कार्यकारी हो सकता है। हमने प्रस्तुति में भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है, जिसमें जिससे यह प्रमाणित, जिसके आधार पर नवतारा चक्र पद्धति की प्रमाणिकता को हम साबित करने का कोशिश। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं आज के तारा बलन क्या क्या है। आज प्रातः 9:09 पर चंद्रमा शर्विष्ठा नक्षत्र में, चंद्रमा आज 9:09 पर शर्विष्ठा नक्षत्र तक रहेंगे और फिर सतविशा में जाएंगे। तो यदि भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के उसे को देखें तो उनके लिए शुभता के संकेत हैं। और जब वे 9:09 के बाद जब वे सतदिशा में जाएंगे तो शुभ नहीं। पहला भाग शुभ है, दूसरा भाग शुभ नहीं। उसी तरह से यदि हम दूसरे भाग को देखें, पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए देखें तो दोनों भाग मित्र और अति मित्र दोनों शुभ। जैसा हमने आरंभ में कहा था कि यदि आज आपका तारा जन्म विपत्त प्रत्यय या धैर्य में होता है तो किसी भी शुभ काम को टालें और जोखिम न लें, कोई उपाय करें, क्योंकि जो भी उपाय संकलित हुए हैं या जो हम आगे प्रस्तुत करेंगे वह प्रमाणित नहीं, इसलिए जोखिम नहीं लेने की सलाह दी है। तो आज का तारा के बारे संबंध में देखते हैं कि विभिन्न अगर यदि देखा जाए तो पुनर्वसु के लिए आज मित्र और अति मित्र बहुत अच्छा है, किंतु शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक
और अश्लेषा के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, यानी शनि और बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज सबसे अशुभ परिस्थिति होने हो सकती है। ये तारा नैधन्य का है, इसलिए अति सावधान रहने की। और इस तरह से हम आपके लिए उपाय के तौर पर संकल्प केवल ज्ञान के अर्जन के लिए, ज्ञान के लिए हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि तारा जन्म में जाता तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, पृथ्वी में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो मुहूर्त को त्यागें, मजबूरी हुई तो 3 सहित स्वर्ण का दान। किंतु यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम न लें, कोई भी उपाय न करें। बल्कि यदि आपका जन्म विपत प्रत्यय या नैधन्य में आज का तारा जाता है तो सावधान, दैनिक कार्य में सावधानी, और कोई भी नया कार्य आरंभ बिल्कुल ही नहीं। इन शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं नक्षत्र से राशि। राशि में के अनुसार आज का चंद्रमा कोई परिवर्तन नहीं है, वे कुंभ राशि में है। और इसे हम चंद्र बलन कहते हैं, इस पद्धति को, कि चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में होते हैं और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं उनके अनुसार कैसा दिन होने के, यह चंद्र राशि के अनुसार देखा जाता है। और आज चूंकि गोचर नहीं है, कुंभ राशि में ही है, इसलिए सभी के लिए आज जो स्थिति है वह एक ही स्थिति, यानी जिन जिन राशियों के लिए शुभता के संकेत हैं, मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु तथा कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत। शेष ग्रहों के लिए सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पद्धति को चंद्र बलन किया। और अब आपको ले आया है चौथे भाग में, जो चंद्र, जिसे हम चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य के लिए, शुभ कार्य करने के लिए, पूजा पाठ हो या पहली बार कोई कार्य किया जा रहा हो, उसके लिए चौघड़िया काफी उपयोगी। यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहता, फिर भी कोई भी कार्य जो करता है तो उसमें शुभता लाने के लिए करता है, तो शुभता लाने हैं तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने ये चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में यूट्यूब पर पोस्ट करके रखा है, आप उसे संदर्भित करें। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और इसलिए इन 8 चौघड़िया दिन के, 8 चौघड़िया रात के, किंतु साप्ताहिक दिन साथ ही के होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया वही होता है जो आरंभ का चौघड़िया होता है, आदि का चौघड़िया होता है। और कोई भी आरंभ चौघड़िया वही होता है जो दिन का चौघड़िया होता है, दिन के अनुसार होता है। तो सब चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक दिन का राशि स्वामी एक, यानी ग्रह, ग्रह स्वामी, उनके ग्रह स्वामी होते हैं अलग अलग। और हर चौघड़िया, हर दिन का अलग अलग ग्रह स्वामी होते हैं, इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होगा। और हर ग्रह विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं, उनका उद्देश्य उपयुक्त होते हैं, फलदायी होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य के लिए उपयोगी होता है, फलदायी होता है। इसलिए चौघड़िया का संबंध हर विभिन्न विशेष कार्य से संबंध। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और बाल बेला से ग्रसित हो सकता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। जब भी अशुभता से दिव्या चौघड़िया हो तो उसमें शुभता की आशा बिल्कुल छीन है, अशुभता की संभावना ज्यादा है, इसलिए उसे टालने का कोशिश करें, उसका उपयोग ना करें। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसे। आज का चौघड़िया शनि की, शनिवार दिन है, इसलिए काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से आरंभ समाप्त है। और आप देखें आज का दिन अशुभता से ज्यादा अतिव्याप्त है, शनिवार का दिन है, इसलिए का पहला सूर्य के उगते ही काल बेला से ग्रसित है।
उसके बाद 8:40 मिनट से 10:09 मिनट तक राहु काल। फिर लाभ चौघड़िया 1 से ग्रसित है, 1:07 मिनट से 2:35 मिनट तक। और फिर सूर्यास्त के समय 4:04 मिनट से 5:35 मिनट तक वह काल विमर्श से ग्रसित। उसी तरह सूर्यास्त के बाद लाभ चौघड़िया 5:33 मिनट से 7:04 मिनट तक काल रात्रि से ग्रसित है। और फिर भोर में 4:12 मिनट से 5:45 मिनट तक काल रात्रि। तो कुल कहें 6 चौघड़िया आज के, 8 8 16, 16 चौघड़िया, 6 चौघड़िया अशुभता से अधिक है। इन्हें त्याग करना चाहिए ताकि हमारे कार्य में शुद्धता बनी। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर प्रस्तुति। चौथी प्रस्तुति, पांचवी प्रस्तुति अंक ज्योतिष से संबंधित। परिचय में हमने कहा था कि अंक हमारे जो अंक जो होते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जीवन। और अंक ज्योतिष के अनुसार हम एकल अंक का ही प्रयोग करते हैं, वे 1 से 9 होते हैं। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। पांचवा अंक देखेंगे तो 1 से 9 के बीच में पांचवा अंक बीच का अंक होता है, इसलिए पांचवा अंक को सेंटर का अंक, केंद्र का अंक माना जाता है, मध्यस्थता का अंक माना जाता है। हर अंक 1 से 9 तक जो होते हैं जब एकल अंक में ही उपयोग होता है अंक ज्योतिष में। और जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है तो उसके में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लिया जाए। यही अंक ज्योतिष का सार है। अंक, इन अंकों के स्वामी भी ग्रह जो होते हैं अलग अलग ग्रह हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा के बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और अंकों की दुनिया में इन अंकों को एक विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां को राजकुमार या कुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, 7वां को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी भी आगे घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8वां समाज के नीचे तबके के लोग और हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायाधीश, न्यायालय। और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर, पुंस। इन सब इन ये से नामों से इनको जाना जाता है। अंक ज्योतिष में अंक जो हमारे उपहार के रूप में अंक में मिलते हैं ईश्वर द्वारा, वह होते हैं जन्म तिथि, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। ये स्टैटिक हुआ करते हैं। इनमें से कुछ अंक हम निकालते हैं। अंक जो तिथि और माह होते हैं वो एक अंक में भी हो सकते हैं और 2 अंक में भी हो सकते हैं। तिथि को जब हम एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह मूलांक बनता है, जिसे ड्राइवर कहा जाता है। और तिथि, वर्ष, माह को जब जोड़ देते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है। मूलांक और भाग्यांक में आपस में तालमेल यदि ठीक रहता है तो जीवन का बस ठीक गति से चलता है। यदि यह ठीक नहीं है, दोनों में आपस में तालमेल अच्छे नहीं है, तो फिर अच्छे नहीं हो। यह तिथि हमने किसी व्यक्ति का लिया है, किसी हस्ती का लिया है, जिसका नाम हम थोड़ी देर में उजागर करेंगे। अब आप देखें कि 4 और 5 का यदि संबंध, 5 तो बैलेंस अंक हो गया, तो ईश्वर ने दिया बहुत अच्छा 4 और 5। किंतु हम अपने कारणों से, अपने एक्शन से डायनेमिक अंक हम जो बनाते हैं, ये स्टैटिक अंक होते हैं। और इससे जितने अंक और निकलने वाले अंक होते हैं वे सभी स्टैटिक होते हैं। मूलतः ड्राइवर और कंडक्टर को मूल माना जाता है। और जब हम डायनेमिक अंक अपने से ले आते हैं और वह ऐसा ले आते हैं जो कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु हो जाए, फिर हमारे लिए परेशानी का समय। और सबसे पहला जो डायनेमिक अंक हमारे जीवन में होता है और सब बहुत लॉन्ग लास्टिंग या डायनेमिक कम स्टैटिक कहा जाता है, क्योंकि दिखने के लिए डायनेमिक है, वो हमारे द्वारा निर्मित है, लेकिन वह स्थिर होता है। वो होता है नाम। क्यों कहना आप, इन नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ सा है जी। उन अक्षरों का अंक यह मूल्य होता है। और
जब नाम के में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनमें का अंकीय मूल्य से उसको परिवर्तित कर फिर जोड़ देखा जाता है कि वह अंक कैसा है। वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु तो नहीं है। नाम का पहला अक्षर मूलांक और भाग्यांक का शत्रु तो नहीं। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर शत्रु अंक क्या है। जी हाँ, आपके समक्ष शत्रु अंक भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है। तो यदि देखें आप कि जातक का मूलांक 4 है, भाग्यांक उसका 5, और 4 का मूलांक जो दुश्मन होते हैं 8 और 4, तो 5 का कोई दुश्मन नहीं है। जब भी जातक अपने किसी भी कर्मों से मोबाइल अंक ले ले या गाड़ी संख्या ले ले जिसका योग 8 9 4 2 होता है, तो यह इसके लिए कष्टकारी होगा। क्योंकि आप सूची में से देखें 4 7 8 और 9 ऐसे अंक हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। और एक सूची और आपके समक्ष है कि इन अंकों के मूलांक और भाग्यांक आपका होता है 1 से 9 तक। तो नाम का पहला अक्षर यह नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपके समक्ष यह प्रस्तुत है। यदि नाम जब भी अनबैलेंस हो, मूलांक भाग्यांक अनबैलेंस हो, तो फिर हम इसी को नाम से सबसे पहला उपाय करते हैं, क्योंकि नाम को ठीक करने से हमारे लिए जीवन भर यह पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसलिए नाम को पहले देखा जाता है और उसके बाद भाग भविष्य में भी जो भी अंक हुआ जातक डायनेमिक अंक ले, वो उसमें सुनिश्चित करे कि उसका अंक इसी जातक के लिए श्वेता तिवारी का ये जन्म तिथि है 4/10/1980। हैप्पी बर्थडे टू यू श्वेता मैम। और ये जो जन्म तिथि है इसमें 4 और 5 का है, तो 5 तो शुभ है क्योंकि मोस्ट ब्लेसेड नंबर हुआ। लेकिन यदि इनके अंक उदाहरण स्वरूप यदि 3 दिन का जन्म तिथि होता तो फिर शत्रु अंक नाम हो जाता। इसलिए शत्रु अंक को पहचाने और नवजात शिशु का नाम ऐसा करें ताकि जीवन भर उसके लिए जो है सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि नाम की ऊर्जा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज कैसा दिन होगा विभिन्न तिथि को जन्मे जातकों के लिए वह आपके पास लेकर का है। आज का तिथि 4/10/2025, मूलांक 4, भाग्यांक 5। तो विभिन्न तिथियों में जन्मे जातक के लिए आज बल्ले बल्ले है, क्योंकि 5 जो भाग्यांक होता है और विभिन्न मूलांक वाले के साथ सभी के साथ इसकी मित्रता रहती है। यह केवल 9 के साथ तटस्थ होते हैं, बाकी सभी मित्र अंकों के साथ यह मित्र होते हैं। 5 अंक वाले 4 अंक के साथ अति मित्र होते हैं। तो ये रहे आपके आज के सभी जातकों सभी तिथि में जन्मे जातकों के लिए आज शुभता के संकेत। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को एक विराम की स्थिति में आ गए हैं। हमारी प्रस्तुति यहाँ पर अंतिम चरण पर है। यदि आप पहली बार हमारे प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित। नए और पुराने सब्सक्राइबर सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए पुराने सभी से सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि आप साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि प्रस्तुति के हर भाग से वे भी लाभान्वित हो सके और अपने जीवन में सुखता ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम उपलब्ध होंगे। रुग्णता के कारण थोड़ा हम तेज चले हैं, इसके लिए हम क्षमा करें। गले में थोड़ी समस्या है कफ के चलते। तो चले कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आप उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए शनिदेव की कृपा पर बनी रहे। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हिंद।